नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है पंचायतों में ई गवर्नेंस की स्थापना। ओके, यानी कि जो लोकल लेवल पे पंचायतें रहती हैं, जैसे कि आपका गांव है तो गांव को एक तरीके से कह सकते हैं डिजिटलाइज कैसे किया जाए। गांव के बारे में, गांव में जैसे अगर कोई पैसा आया है तो वो ऑनलाइन कैसे पता चलेगा, पूरी पब्लिक को कैसे पता चलेगा और उसमें कितना पैसा किस काम में लगा है, ये वो एक तरीके से कह सकते हैं। ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की स्थापना पंचायतों में किस तरीके से की जाती है, ठीक है। इसी संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस दो फैक्टर हो जाते हैं यहाँ पे। एक गवर्नेंस और एक गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नेंस बेसिकली देखिए, पहले तो इसका मैं आपको अंतर बता देता हूँ। गवर्नमेंट होती है जैसे कि कह सकते हैं कि जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, दैट इज हो सकता है वो गवर्नमेंट हो। जैसे कि सपोज आपका विधान परिषद है, राज्य का विधान परिषद है, तो आप विधायक चुनते हैं। तो विधायक चुन के विधायकों को आप चुनते हैं, ठीक है। तो वो जो विधायक बन के जाते हैं विधान परिषद में बैठते हैं या फिर सांसद चुनते हैं, वो लोकसभा में या राज्यसभा में बैठते हैं, ठीक है। तो वहां से कह सकते हैं कि सरकार का निर्माण होता है, जो चाहे राज्य में सरकार हो या फिर केंद्र में सरकार हो। तो दैट इज ई गवर्नमेंट, या मतलब वो हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट, और उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेश करना हो जाएगा ई गवर्नमेंट, ठीक है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। अब बात करते हैं अगर गवर्नेंस के बारे में, तो गवर्नेंस का मतलब हो जाता है कि जो ऑफिसर लाइन के बंदे हो गए, ठीक है। जैसे कि आपके जिले में, सिंपल सी बात, अगर आपके जिले में एक डीएम होएगा, एक एसपी होगा, इस तरीके से ये सरकारी अधिकारी हैं। तो सरकार जैसे कि जो गवर्नमेंट है, वो अपनी योजनाओं को किस तरीके से अप्लाई करती है और उस अप्लाई को किसके द्वारा करवाया जाता है, तो वो हो जाती है आपकी गवर्नेंस, ठीक है। यानी कि जो सरकारी अधिकारी वगैरह जितने भी हो जाएंगे, वो इसको अप्लाई करते हैं आपके लोकल लेवल पे, ठीक है। तो वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से वो मतलब कि चाक चौबंद व्यवस्था रखते हैं, किस तरीके से पूरा उनका कंट्रोल में रहता है, तो दैट इज ई गवर्नेंस। यानी कि और उनका जो इलेक्ट्रॉनिकरण हो जाएगा तो ई गवर्नेंस, और वो वैसे गवर्नेंस, ठीक है। यानी कि सरकार चलाना इज गवर्नेंस और सरकार में होना इज गवर्नमेंट, ओके। और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक वे में हो जाना, दैट इज ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस, ओके, क्लियर। तो इसी संदर्भ में आगे बात करते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तुलना के आधार पर, यानी कि इन दोनों में अगर तुलना करें तो अर्थ के आधार पर, जैसे कि सरकारी कार्यों, जागरूक नागरिकों और तथा वितरित सेवाओं के समर्थन करने के उद्देश्य से आईसीटी के आवेदन को ई सरकार कहा जाता है। वहीं ई शासन से तात्पर्य है कि प्रभावी तरीके से जनता को दी जाने वाली सूचना और सेवाओं की श्रेणी और गुणवत्ता को बढ़ाने में आईसीटी के उपयोग से है। यानी वही मतलब मैंने जो आपको बताया था। बात करते हैं ये है क्या, तो ई गवर्नमेंट एक प्रणाली है, सिंपल सी बात। ई गवर्नमेंट या ई सरकार एक प्रणाली है जो कि हम चुनते हैं, और ई गवर्नेंस है एक कार्य क्षमता, यानी कि उनके द्वारा उनको, चूंकि वो भी नौकरी है ना, वो पहले नौकर है। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर आप इंस्पेक्टर लगते हो तो इंस्पेक्टर भी जनता का नौकर होता है। इवन आपके जिले का जो जिला कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, वो भी क्या बोला जाता है कि आप जनता का नौकर है, ठीक है। तो ये जनता का नौकर होगा तो वो उसके कार्य करवाएगा, कार्य करवाने की क्षमता के अनुसार ये डिवाइडेशन हो सकता है, ठीक है। बात करते हैं अगर संचार प्रोटोकॉल के माध्यम तो ई गवर्नमेंट में एक तरह का संचार प्रोटोकॉल फॉलो होता है, वहीं ई गवर्नेंस में दो तरह के संचार प्रोटोकॉल फॉलो होते हैं, क्लियर। तो यही मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि ई गवर्नेंस का पूर्ण रूप हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई का मतलब मैं पहले ही बता चुका आपको, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो और ई गवर्नेंस यानी ई ई शासन, ओके। और ई गवर्नेंस में ई का संबंध हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, व गवर्नेंस शब्द का अर्थ है शासन। अर्थात ई गवर्नेंस शब्द से तात्पर्य किसी देश के ऐसे शासन से जहाँ सरकार अपने कार्य को करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी तकनीक का उपयोग करती है, तो वो हो जाता है आपका ई गवर्नेंस, ओके। और ई गवर्नेंस के बारे में अगर बात की तो ई शासन ई व्यापार का एक रूप है। यह उन प्रक्रियाओं और संरचनाओं का उल्लेख करता है जिससे आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, यानी कि कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से सेवाएं दी जा सकें, ठीक है। सरकार की उत्पादकता, कुशलता और सेवाओं को प्रदान करने की सूचना तकनीकी का प्रयोग ही ई शासन है। इसका उद्देश्य, तो ई शासन के द्वारा नागरिकों का सरकार से सीधा संपर्क स्थापित हो जाता है, नागरिक की पहुंच डायरेक्ट सरकार के पास पहुंच जाती है इस तरीके से, ठीक है। ई शासन का आंतरिक उद्देश्य प्रशासनिक गतिविधियों को त्वरित, प्रभावी, पारदर्शी और कुशल बनाना है, जबकि इसका बाह्य उद्देश्य लोगों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करना है। इनके द्वारा नागरिकों को शासन के साथ में जोड़ा जाता है और इन्हें शक्तिशाली बनाया जाता है, क्लियर। तो ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक शासन, इसके कुछ फैक्टर हैं जिसमें एफिशिएंसी यानी कि क्षमता, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, ऑनेस्टी ईमानदारी तथा
अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। ये ई शासन के कुछ प्रमुख स्तंभ हो जाते हैं, जिनमें इनका उपयोग जो होता है वो इम्प्रूविंग इन इंफॉर्मेशन डिलीवरी यानी कि सूचना के वितरण में सुधार करने के लिए इनका उपयोग होता है। क्लियर? और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि नागरिकों की भागीदारी। ठीक है, ई शासन को जो लागू किया जाता है वो बेसिकली 6C मॉडल पे लागू किया जाता है। 6C यानी कि सी हो जाता है जैसे कि कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉम्पिटेंसी है, कनेक्टिविटी है और साइबर मेथड है, इसके अलावा सिटीजन इंटरफेस है और कैपिटल है। तो कुल मिला के 6C मॉडल को लागू किया जाता है के अकॉर्डिंग ई गवर्नमेंट को या ई गवर्नेंस को लागू किया जाता है। अब बात करते हैं वो 6C मॉडल में पहला मॉडल आ जाता है सिंपल सा कंटेंट यानी कि विषय वस्तु। ठीक है, तो विषय वस्तु ई शासन को लागू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्मित सूचनाएं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, आप जैसे कि अगर आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहला तो पॉइंट वही हो जाता है ना कि यूट्यूब होने पे आप अगर कुछ देखेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए अंदर, पहला तो कंटेंट होना चाहिए, तो विषय वस्तु होनी चाहिए, तो पहला विषय वस्तु हो गई। ठीक है, दूसरा आ जाता है कुशलता यानी कि कॉम्पिटेंस, कुशलता। ठीक है, यानी कि ई शासन को व्यवहारिक बनाने के लिए प्रशिक्षित और व्यावसायिक प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, जिन्हें सूचना और तकनीकी के संबंध में जानकारी हो, यानी कि कॉम्पिटेंस। तो पहला तो कंटेंट होना चाहिए, दूसरा वो कंटेंट समझाने वाला प्रॉपर होना चाहिए। सिंपल सी बात, जैसे कि मैं अगर आपको भी पढ़ा रहा हूँ तो पहली प्रायोरिटी क्या है, कंटेंट है। ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लगा, उसके बाद में मैं आपको प्रॉपर कंटेंट डिलीवर कर पा रहा हूँ या नहीं, वो होना चाहिए कि सपोज मैं आपको समझा रहा हूँ कि 6C मॉडल क्या है, तो प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि कंटेंट तो भले चलो हमने कहीं से उठा लिया लेकिन मैं समझा ही नहीं पा रहा हूँ। तो सेकंड सी का मतलब हो जाएगा कॉम्पिटेंस, यानी कि प्रशिक्षक जो हो जाए वो एकदम प्रशिक्षित होना चाहिए। ठीक है, थर्ड सी का मीनिंग हो जाता है कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी का मतलब आप मान सकते हैं जैसे कि कनेक्शन या संबंध। ठीक है, तो ई शासन के लिए देश के समूचे भाग को ऑप्टिकल केबल से जोड़ा जाएगा। सिंपल सी बात, हालांकि आपके गांव में भी ये केबलें बिछ चुकी होंगी। ठीक है, जोड़ना पड़ेगा तथा इंटरनेट की उपलब्धता भी आवश्यक है। कुल मिला के अब जैसे कि ई पंचायत है या आपके गांव में ई शासन मुझे लागू करना है, तो सबसे पहले तो आपके गांव में इम्पोर्टेंट जो भी रहेगा उसका कंटेंट होना चाहिए। सेकंड, उसको समझाने के लिए प्रॉपर एक प्रशिक्षक होना चाहिए, वही गांव के लोगों को समझा पाए। ठीक है, थर्ड हो जाता है कि कोई अपनी जेब से तो पैसा पे करेगा नहीं, मतलब अब ऑनलाइन अगर करना है तो सरकार को इंटरनेट भी देना पड़ेगा। इंटरनेट देने के लिए प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, किसके साथ में, इंटरनेट के साथ में। अब उसके लिए भी चाहिए कि हर गांव में प्रॉपर 5G के साथ में या जो भी मतलब कालीन समय में चल रही हो इंटरनेट की जो भी सीरीज, तो उसके साथ में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब चूंकि ऐसे ब्रॉडबैंड के माध्यम से तो मतलब वाईफाई के माध्यम से तो हो नहीं पाएगा, तो प्रॉपर ऑप्टिकल फाइबर केबल की भी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। हर ग्राम पंचायत में ये ऑप्टिकल फाइबर केबल मोस्टली बिछाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो तीन हो गए, यानी कि फर्स्ट था आपका कंटेंट, कॉम्पिटेंस, कनेक्टिविटी। थर्ड इज हो जाता है आपका साइबर मेथड, यानी कि साइबर के संबंध में आपको पता ही होगा, तो ई शासन के लिए साइबर विधि का होना आवश्यक है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार को वैधता प्रदान की जा सके। इसी संबंध में भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 2000 में सूचना तकनीकी अधिनियम का निर्माण किया गया था। हालांकि इस चैनल पे मैंने आपको डाल रखा है आईटी एक्ट। ठीक है, आईटी एक्ट 2000, सॉरी टू हाँ 2000, तो वो आप जाके देख सकते हैं। पूरा मैंने आईटी एक्ट क्लियर किया था, हालांकि जब यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उस समय मैंने वो वीडियो बनाया था। ठीक है, तो जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेल के लेन-देन तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को वैधता प्रदान की जा सके, यानी कि साइबर मेथड। कुल मिला के बात यही है कि जैसे कि कनेक्टिविटी आ गई, सबसे पहले कंटेंट था, दूसरा कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंस था, थर्ड इज कनेक्टिविटी और फोर्थ जैसे कनेक्टिविटी हो गई, तो कनेक्टिविटी होने के बाद में सपोज आप एक गांव की ग्राम पंचायत है या गांव के लोगों की आपको समस्याएं हैं तो वो आपको पहुंचानी है सपोज उत्तर प्रदेश सरकार के पास में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको एक दे रखा है मेल आईडी। ठीक है, अब वो मेल चलाना भी तो आपको आना चाहिए, मतलब कुल मिला के वो साइबर विधि जो होती है, यानी कि साइबर मेथड है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन उसका इस्तेमाल कैसे करना, तो वो भी आपको आना चाहिए, तो वो हो जाती है आपकी साइबर विधि। ठीक है, एंड द फिफ्थ सी इज सिटीजन इंटरफेस, यानी कि जो आपके नागरिक हैं आपकी ग्राम पंचायत के, उन नागरिकों के अंदर कह सकते हैं कि एक तरीके से ललक होनी चाहिए जानने की, समझने की, इंटरफेस करने की और एक तरीके से जुड़ने की। ठीक है, तो नागरिक उन्मुख साइबर तकनीक और आम लोगों के समझ के योग्य होने चाहिए, और तकनीकी को बेहतर बनाकर आम लोगों को सुलभ किया जा सकता है इसके जिसके वो प्रभावी प्रयोग करें। ओके,
एंड 6C इज अ कैपिटल, कैपिटल यानी कि पूंजी। उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है और भारत जैसे विकासशील देशों के समक्ष वित्त की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हालांकि अगर बात करें, अगर 2024 का जो माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के जो कि विनोद खन्ना जी थे, उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया, उसमें काफी मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हर चीज में जस्ट डबल कर दिया गया है बजट को। तो काफी एक कह सकते हैं कि मोटा पैसा अलोकेट किया गया है। बाकी देखते हैं कहाँ तक ये पहुंचता है। तो 6C आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट वन इज कंटेंट, सेकंड वन इज कॉम्पिटेंस, थर्ड इज कनेक्टिविटी, साइबर मेथड, सिटीजन इंटरफेस एंड कैपिटल। ओके, क्लियर। आगे बात करते हैं ई शासन के जो मॉडल है उनके बारे में। तो पहला मॉडल आ जाता है आपका सामान्य सूचना मॉडल, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन मॉडल या ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ठीक है, तो ई शासन का पहला चरण है, इसके द्वारा परंपरागत शासन सरकार का रूपांतरण ई शासन के रूप में हुआ, जिसके द्वारा सरकार ने अपनी सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध करा दिया। और यह उल्लेखनीय है कि यह सूचना पहले से ही लोगों को प्राप्त थी। इस मॉडल का यह उद्देश्य है कि आम लोगों को सरकार की कार्यप्रणाली के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई जा सके, यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन मॉडल पहले से ही अप्लाई हो चुका है। और जनरल इंफॉर्मेशन मॉडल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो उनकी वेबसाइट है उस पर सारी सूचनाएं जो भी एक सामान्य नागरिक को प्रोवाइड की जा सकती हैं, वो सारी ऑलरेडी डाल दी गई हैं। वहां से जाके कोई भी व्यक्ति उनकी उन सूचनाओं को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो वो जो हो जाती हैं सूचनाएं वो जनरल इंफॉर्मेशन हो जाएंगी। सेकंड इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन मॉडल। क्रिटिकल यानी कि कह सकते हैं कि जो कुछ कम मात्रा में प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसके अंतर्गत सामान्य सूचनाओं के बजाय कुछ विशेष और महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी दी जाती है, जिनका उद्देश्य समुदाय विशेष अथवा समूचे समाज को सूचना उपलब्ध करवाना है। ओके, मतलब क्रिटिकल सूचना मॉडल में क्रिटिकल का मतलब ये है कि कुछ विशेष। ठीक है, तो विशेष सूचना मॉडल में कुछ विशेष ही रहेगा और सामान्य सूचना में तो सभी के लिए है। ठीक है, और अगला आ जाता है आपका प्रचार प्रसार मॉडल, या कह सकते हैं कि एडवो एडवोसी एडवोसी एडवोकेसी मॉडल। ओके, प्रचार प्रसार मॉडल, एडवोकेसी मॉडल, इसके द्वारा आम लोगों की सहभागिता को शासन में बढ़ाया जा सकता है और कुछ लोगों के अनुसार सरकार के निर्णय निर्माण में लोगों की सहभागिता के लिए किसी उत्प्रेरक के रूप में माना जाता है। उदाहरण, समाज के वंचित लोगों के शोषण के संबंध में सूचना प्रकाशित करना, ये इस मॉडल का पार्ट है। आगे बात करते हैं अंतःक्रिया मॉडल या इंटरेक्शन मॉडल। यह मॉडल उपरोक्त जो ऊपर मैंने तीन मॉडल आपको बताए हैं, तीनों मॉडल का सामूहिक रूप है। इसकी सूचना के का जो कह सकते हैं संचार है, टू वे इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक तरफ से आप पूछेंगे और दूसरी तरफ से आपको आंसर प्रोवाइड होगा। ठीक है, इसके द्वारा आम लोग सरकार और उसके प्रतिनिधियों से सीधे जुड़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है ई गवर्नेंस की चुनौतियां, यानी कि जो हमारे ई गवर्नेंस है उसमें उनको अप्लाई करने के लिए या एक गवर्नेंस को इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सरकार को, और कह सकते हैं कि ई गवर्नेंस को। तो उस पे संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो शहरों में ई गवर्नेंस का प्रभाव अधिक हुआ, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस का व्यापक प्रभाव नहीं देखा है। सिंपल सी बात, गाँव के लोग इतना मतलब कह सकते हैं कि एजुकेटेड भी नहीं होते, तो वो नहीं है उस मामले में उतना। ठीक है, हालांकि फिर भी वर्तमान सरकार के आने के बाद में काफ़ी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं कि इंटरनेट यूज़रों की जो बढ़ोतरी हुई है, तो तब से तो फिर भी कई कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें बदलाव देखा गया है। ठीक है, तो क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, इंटरनेट तथा बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ये अब नहीं रह गई हैं, लेकिन हाँ, बाकी कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अभी भी इन सुविधाओं का अभाव है। और बात करते हैं इसमें डेटा लीक और साइबर क्राइम का खतरा था, ये तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। और ई गवर्नेंस हेतु उपयोग किए जाने वाले उपकरण काफी महंगे होते हैं, जिनके प्रारंभ में अधिक सार्वजनिक धन व्यय करना पड़ता है। सिंपल सी बात है कि जो ई गवर्नेंस के उपयोग के लिए जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर में भी एक हैवी क्वालिटी वाला आपको प्रोसेसर चाहिए। ठीक है, क्योंकि ई गवर्नेंस का एक तरीके से सरकारी वेबसाइट का पूरा लोड उस पर रहेगा, तो प्रोसेसर हैवी चाहिए। हैवी प्रोसेसर के लिए आपको मतलब सिंपल सी बात है, मोटा पैसा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड, आपका जो कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन है वो काफ़ी सही प्रॉपर होना चाहिए। तो कुल मिला के जो व्यय है वो काफ़ी अधिक करना पड़ता है, और सरकार थोड़ा व्यय करने में थोड़ा हाथ डाउन करती रहती है हमेशा। ठीक है, तो ई शासन परियोजना के कुछ अनुप्रयोग क्षेत्र हैं, जिसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि ई गवर्नेंस के कार्य। इसके बारे में पहला कार्य हो जाता है कृषि और संबंधित क्षेत्र से संबंधित कोई भी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर ई गवर्नेंस है तो उसके माध्यम से आपको, जैसे कि सपोज आपके आपके मान लीजिए जैसे सरकारी खादी आती है या सरकारी बीज आया। ठीक है, तो वो क्या होता है कि अभी तक क्या होता था कि कब बीज आया सरकारी, कब
जिनकी जुगाड़ थी उनको मिल गया, कब गायब हो गया, तो सामान्य जो किसान होते थे उनको पता ही नहीं चलता था। अभी क्या है, अब जैसे कि सरकार की तरफ से भेजा गया, कब आपके डिस्ट्रिक्ट में आया, कब आपके डिस्ट्रिक्ट से आपके ब्लॉक में पहुंचा और कब आपके ब्लॉक से आपकी ग्राम पंचायत में पहुंचा, तो आप उस पे ऑनलाइन सारी डिटेल देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। तो कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में ये हो गया। सेकंड इज पर्यावरण। तो पर्यावरण सिंपल सी बात है, ये तो आपका नीति निर्देशक तत्वों का भी हिस्सा है और कुल मिला के मतलब इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो और कह सकते हैं कि एक सुरक्षित तथा एक कह सकते हैं कि ग्रीन ग्राम पंचायत, जो हरित ग्राम पंचायत होती है, उसमें पर्यावरण का विशेष रोल हो जाता है, तो उससे भी संबंधित हो जाएगा। थर्ड वन इज सार्वजनिक स्वास्थ्य। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी अपडेट जो भी रहेगी वो आपका ई गवर्नेंस पोर्टल पे अवेलेबल रहेगी। वाणिज्य तथा उद्योग के बारे में जो भी अपडेट रहेगी वो भी आपका जो ऑनलाइन पोर्टल रहेगा उस पे अवेलेबल रहेगी। मानव संसाधन या विकास के बारे में वो भी, ठीक है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण व विकास, न्यायिक सार्वजनिक सुरक्षा, सब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक शिकायतों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो बिजली, पानी, टेलीफोन, राशन कार्ड, सफाई, सार्वजनिक परिवहन, पुलिस, सब की आप जो कंप्लेंट कर सकते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण सेवाओं के बारे में अगर बात की जाए तो भूमि अभिलेख, गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल या आर्थिक ईडब्ल्यूएस के परिवार के लिए आपको अगर कोई सुविधा चाहिए वो आप डायरेक्ट एक ही पोर्टल पे कर सकते हैं। पुलिस एफआईआर पंजीकरण, कीमती चीजों और लोगों का खोना या पाना, ये भी आपको सिंपल एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन पे। सार्वजनिक सेवाओं के बारे में बात की जाए तो पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा विवाह पेंशन या विधवा पेंशन, अनुग्रह योजना, ठीक है। सुधार और मुआवजा, लाइसेंस और प्रमाण पत्र पंजीकरण, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हथियारों का नवीकरण, हथियारों का पंजीकरण, दस्तावेज पंजीकरण, विवाह विद्यालय का पंजीकरण, विश्वविद्यालय का पंजीकरण, मोटर वाहन का पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस का पंजीकरण, ये सारे जो भी रजिस्ट्रेशन है ये आप सिंपल सा एक पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। हालांकि वो अलग बात है कि उनके द्वारा अप्रूवल कितने दिनों में दी जाए, कब आपके मतलब अप्रूव की जाए रिक्वेस्ट, पर हाँ आपको एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं, ठीक है। सार्वजनिक सूचना की अगर बात करें तो सार्वजनिक सूचना के संदर्भ में रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, रोजगार अवसर, परीक्षा परिणाम, अस्पताल उपलब्ध, रेल समय तालिका, हवाई जहाज तालिका, सड़क परिवहन समय तालिका, चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकार अधिसूचना, सरकारों का प्रपत्र, सरकारी योजना, ये भी आपको एक बैनर के तले मिल जाएंगी। वाणिज्य कर के बारे में अगर बात की जाए तो विवरणी जमा करना, आयकर निगम, आयकर आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, सीमा कर, केंद्रीय राज्य उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, निवास कर, संपत्ति कर, चुंगी कर, कंपनी विवरण, ये भी आपको एक जगह पे मिल जाएंगी। सरकार के बारे में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण, ई शासन के लिए शिक्षा, विश्वविद्यालय मॉडल, सारा कुछ ये कह सकते हैं कि अगर आपकी जो गवर्नेंस है वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी है पूरी तरीके से, तो आपको फिर कुल मिला के सरकारी अफसरों के या सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं ई शासन के लाभ, बाह्य रूप से तथा आंतरिक रूप से, दोनों की चर्चा करेंगे, ठीक है। बाह्य रूप तथा आंतरिक रूप। सबसे पहले अगर बाह्य रूप की बात करें तो तीव्र सेवा सुपुर्दगी, यानी कि कह सकते हैं कि बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि आपकी अगर आपने आज रिक्वेस्ट डाली तो वो मिनिमम से मिनिमम टाइम में अप्रूव हो जाती है और एक्सेप्ट हो जाती है। सेकंड, अधिक प्रभाव उत्पादकता है, यानी कि कह सकते हैं कि सामने वाला आपको जानता नहीं है और आप भी उसको नहीं जानते, बस आपने ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दी, उसने अपनी तरफ से ऑनलाइन मतलब कि अप्रूवल दे दिया, तो कोई मतलब कह सकते हैं एक तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना आपको उसके बारे में जानने की, ना उसको आपके बारे में जानने की। बाकी जनरली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो जैसे कि आप नेताजी हैं, आप गए, आपको लाइन में भी नहीं लगना पड़ा, आप गए सीधे अंदर घुस गए, बाकी जनता शांति से खड़ी है, क्यों? क्योंकि आपका प्रभाव है, आप विधायक जी के कुछ भी हैं या जो भी है, ठीक है। अगला आ जाता है सेवा प्रयोजन की वर्धित नमनीयता। वही है कि मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ऑफिसर भी हैं तब भी आपको लगेगा यार विधायक जी हैं, छोड़ो इनको पहले करने, इस तरीके से, ठीक है। तो सेवा के प्रति सुपुर्दक सुपुर्दक हैं आप, ठीक है। आगे बात करते हैं अधिक सहभागिता और अधिक नागरिक अभिकारिता और नागरिक सहभागिता, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके बाह्य रूप। और अगर आंतरिक रूपों के बारे में बात की जाए ई शासन के लाभ में, तो दोहराने से बचना, सिंपल सी बात है कि जो अंदर जो व्यक्ति बैठा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उससे गलती नहीं होगी, ठीक है। और चूंकि ऑनलाइन है सारा, तो एक बार में ही नंबर डालते ही आ जाएगा कि हाँ ये काम हो चुका है, लेन देन की लागत कम हो जाएगी, अफसरशाही व कार्यविधियों का सरलीकरण हो जाएगा, अधिक क्षमता हो जाएगी, अधिक समन्वय तथा संप्रेषण हो जाएगा, वर्धित पारदर्शिता, ठीक है। एजेंसियों के बीच सूचना की भागीदारी हो जाएगी, सूचना प्रबंध की सूचना जो सुरक्षा है वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये था कुछ पॉइंट्स। आगे हम बात करने वाले हैं कि पंचायतों में ई गवर्नेंस के लाभ।
हालांकि ये मैं करवा चुका था, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार डिटेल में। तो ई गवर्नेंस शासन में सुधार जो सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के संसाधन उपयोग द्वारा सक्षम है। ई गवर्नेंस सभी नागरिकों के लिए सूचना तथा उत्कृष्ट सेवाओं को बेहतर पहुंच बनाता है। यह सरकार में सरलता, दक्षता और जवाबदेही भी लाता है। ई गवर्नेंस नागरिकों और सरकार के लिए लाभप्रद है, क्योंकि संचार प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है और शासन में इसे आपको अपनाने से सरकारी मशीनरी को नागरिकों के घर द्वार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मूलभूत सरकारी सुविधाएं कंप्यूटर तथा मोबाइल के माध्यम से मिलने लगेंगी, जिससे समय, धन और श्रम की बचत होगी तथा देश के विकास में योगदान मिलेगा। पंचायतों में ई गवर्नेंस के जो लाभ हैं उनके बारे में अगर बात करें, अगला पॉइंट आ जाए तो ई गवर्नेंस से व्यायाम तथा नए अवसरों का सृजन होगा, व्यवसाय तथा नए अवसरों का सृजन होगा। ठीक है। सेकंड, इसमें लाखों कॉमन सर्विस सेंटर खुले हैं, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला। कंप्यूटर आधारित इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन काम होता है, जिसके समय तथा धन दोनों की बचत होती है। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन काम घर बैठे भी कहीं से भी किया जा सकता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से कार्य व सेवाओं की दक्षता तथा गुणवत्ता में सुधार होता है। सरकार को सभी प्रकार के आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इससे भ्रष्टाचार कम होता है, बिचौलियों व दलालों का समाप्ति हो रही है। ठीक है। लाभुक के बैंक में पेंशन की राशि, सरकारी आवास आदि की राशि सीधे उसके अकाउंट में आ जाती है। ई गवर्नेंस से सुशासन को बल मिलता है। ठीक है। यानी कि भ्रष्टाचार में कमी आ जाती है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस में, तो सबसे पहला टाइप हो जाता है G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब बातचीत कर रही है, तो दैट इज G2G, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यानी कि कह सकते हैं कि सरकार से सरकार की जब सूचना तथा सेवाओं का आदान प्रदान सरकार की परिधि में होता है, तो इसे G2G इंटरेक्शन कहा जाता है। और यह विधि सरकारी संस्थाओं और राष्ट्रीय या राज्य स्तर की स्थानीय सरकार, सहकारी संस्थाओं के बीच और इकाई के विभिन्न स्तरों के बीच कार्य करती है। सेकंड पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी जहां सरकार डायरेक्ट जो आपके नागरिक है उनके साथ में कह सकते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान कर रही है, तो दैट इज G2C, यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक। तो जहाँ सरकार से नागरिक, सरकार और आम जनमानस के बीच बातचीत को G2C कहते हैं। यहाँ एक प्रक्रिया सरकार और नागरिकों के बीच स्थापित की गई है, जिससे नागरिक विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। थर्ड वन इज गवर्नमेंट टू बिजनेस, यानी G2B। यहाँ पे G2B का मतलब हो जाता है कि सरकार डायरेक्ट व्यवसाय जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ में अगर बात कर रही है, तो दैट इज G2B। ठीक है। इसमें गवर्नमेंट बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करता है, और उद्देश्य भारत में व्यापार में माहौल में और सरकार के साथ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है। ओके। फोर्थ वन है G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। या G2E यानी सरकार से कर्मचारी, किसी भी देश की सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है और इसलिए यह नियमित आधार पर कर्मचारियों के साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारियों के बीच कार्यकुशलता और तेजी से संपर्क बनाने में मदद करती है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। ओके। अगला आ जाता है हमारा पॉइंट कि गवर्नमेंट का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ था। तो 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, लेकिन ध्यान रखेंगे जिस समय आप एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले जो भी सम्मेलन हुआ होगा ई गवर्नेंस पर, हालांकि ये 2022 में 25वां हुआ था, तो 23 में 26वां हो गया होगा। और आप देख के जाएंगे, चूंकि आप अब 24 चल रही, तो अगर आपके एग्जाम से पहले हालांकि 27वां हो जाता है तो देख के जाइएगा, वरना आप 26 तो देख ही लीजिएगा। ठीक है। तो ई गवर्नेंस पर 25वां जो सम्मेलन था, हालांकि एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू की बात की तो शायद आपका इसी में से बन जाना चाहिए क्वेश्चन। तो कब हुआ था, बेसिकली क्वेश्चन आपको ये देखना है कि आपका जो 26वां वाला वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, उसको गेस्ट किसने किया था, किसने होल्ड किया था, उसमें जो सब्जेक्ट रखा गया था वो क्या था। ठीक है। हालांकि 25 के बारे में बात की जाए तो ये 26 से 27 नवंबर 2022 को हुआ था, जम्मू कश्मीर के कटरा में हुआ था। ठीक है। और किसके द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के द्वारा। ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के सहयोग से। और विषय रखा गया था नागरिकों, उद्योगों और सरकार को समीप लाना। ठीक है। यानी ब्रिंगिंग सिटीजन, इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट क्लोजर। ठीक है। मतलब नागरिकों, उद्योगों और सरकार को एक पटल पे लेके आना। और क्यों रखा, सिंपल सी बात है, ये तो मतलब अब कश्मीर में हुआ था, उस समय ताई चारी धारा 370 हटी थी, तो सरकार का पूरा कह सकते हैं कि फोकस भी कश्मीर पे ही था। तो वहाँ के जो नागरिक थे वो सरकार से विमुख होकर भाग रहे थे। ठीक है। और उद्योगपति जो थे वो भी मतलब ऐसे डायरेक्ट वहाँ पे जाने से डर रहे थे। तो कुल मिला के सरकार का उद्देश्य था यहाँ के नागरिकों को इस तरफ लेके आओ, और जो उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन है उनको भी इस तरफ अट्रैक्ट करो, उनको बोलो कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लगाएं। ठीक है। और सरकार तो सरकार थी,
तो सरकार को उद्योगपतियों को तथा जो नागरिक थे उनको एक पटल पे लेके आना इसका उद्देश्य था। ठीक है, हुआ कब था? 26-27 नवंबर 2000, नवंबर याद रखिए बेसिकली, 27 नवंबर सन 2022 को। ओके, और नवंबर से याद आया आपका, कह सकते हैं कि संविधान संविधान बन के कब तैयार हुआ था? तो संविधान आपका रेडी हो गया था, या कह सकते हैं संविधान दिवस आपका होता है वो हो जाता है आपका 29 नवंबर को। ओके, आगे बात करते हैं ग्राम पंचायतों में ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाएं, जिसमें पहली सेवा आ जाती है आपकी ई नागरिक सेवा। ई नागरिक सेवाओं में कई सेवाएं, जिसमें आधार कार्ड बनवाने हैं तो आवेदन तथा उसमें बदलाव करना, ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन करना, ऑनलाइन पैन कार्ड, ऑनलाइन ITR रिटर्न करना, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोजना, और मनरेगा के अंतर्गत आवेदन करना। ये ई नागरिक सेवाएं हैं, यानी कि ये आप अपने घर से बैठ के कर सकते हैं, कहीं से भी। अगर आप कैफे से करवाना चाहें, सिंपल सी बात, कैफे वाला रुपए लेगा, आपका CSC सेंटर वाला वो भी कुछ चार्जेस लेगा, लेकिन अगर आप ये खुद से भी करना चाहें तो आप खुद से भी ये कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? आप आधार कार्ड में के लिए आवेदन कर सकते हैं, उसमें चेंजमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास में एक्सेस है तो। सिंपल सी बात है, उसमें एक OTP आता है तो OTP तो आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, और हालांकि आधार कार्ड लोग नहीं करते, पर फैसिलिटी अवेलेबल है। और ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना, वो भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं खुद से ही। पैन कार्ड के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो खुद से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ITR रिटर्न फाइल करना है वो भी आप खुद से कर सकते हैं। और अगर आप मतदाता सूची के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, और नाम, अगर नाम में चेंजमेंट करना चाहते हैं, वो भी आप खुद से कर सकते हैं। तथा मनरेगा के अंतर्गत अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये थी ई नागरिक सेवाएं, यानी कि जो सेवाएं डायरेक्ट नागरिकों के लिए अवेलेबल है। ओके, सेकंड आ जाती है ई शैक्षिक सेवाएं। ठीक है, तो ई शैक्षिक सेवाएं क्या रहेंगी? जैसे कि छात्र किसी परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई शैक्षिक सेवा यानी कि शिक्षा से संबंधित जो भी सेवाएं रहेंगी, दैट इज ई शैक्षिक सेवाएं। जिसमें पहला आ जाएगा, कोई स्टूडेंट अगर ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, वो ई शैक्षिक सेवा के अंतर्गत आएगा। छात्र अपनी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा है, ई शैक्षिक सेवा के अंतर्गत आएगा। छात्र अपनी उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन ऋण भी प्राप्त कर सकता है, ई शैक्षिक सेवा के अंतर्गत। ओके, थर्ड सेवा आ जाती है आपकी ई परिवहन सेवा, जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेन की बुकिंग हो जाती है, ऑनलाइन बस की बुकिंग है, रेल SMS सेवा है, रेल भाड़ा व आरक्षण की सुविधा है, PNR की स्थिति वगैरह की आप जांच करते हो, दैट इज ई परिवहन सेवा। यानी कि जहाँ पे आप परिवहन से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, शेयर करते हैं या चेक करते हैं, तो वो ई परिवहन सेवा हो जाती है। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है। आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र में, अगर ई गवर्नेंस सेवाओं के बारे में बात करें तो किसान अपना मुआवजा सीधे अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर रहा है, तो ये ई गवर्नेंस सेवा का पार्ट है। ठीक है, बाजार या मंडी में विभिन्न फसलों से संबंधित बाजार भाव का पता लगा सकते हैं। ई गवर्नेंस ई ई कह सकते हैं कि गवर्नेंस सेवा है जो कि कृषि के क्षेत्र में है। ओके, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिनके माध्यम से किसान मौसम की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उनको पता चला कि आज बारिश होगी, या कह सकते हैं कि धूप निकलेगी, वो सारा कुछ ऑनलाइन भी जो किसान है वो चेक कर सकते हैं। अगला आ जाता है ई चौपाल। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ई चौपाल शब्द की जड़ें चौपाल शब्द से निकली हैं, जिसका अर्थ है गांव में एक खुले क्षेत्र में बैठक। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा, चौपाल का मतलब क्या होता है? तो गांव में खुले क्षेत्र में बैठक। ओके, भारत एक ऐसा देश है जिसका अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है। किसान फसलों के उत्पादक हैं तथा नागरिक स्थानीय संगठन व्यक्तिगत व्यक्तियों के समूह उपभोक्ता हैं, लेकिन बीच में एक मध्यवर्ती स्तर है, जिसे थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता के रूप में जाना जाता है। मध्यवर्ती स्तर पर व्यक्ति अपना लाभ निर्धारित करता है, जो किसानों को उनके उत्पादन लागत को प्रभावित करता है। इस पर काबू पाने के लिए इंटरनेट बिजनेस लेवल डेवलपमेंट इंडियन टोबैको कंपनी यानी ITC एंड IBD, इंडियन इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट यानी IBD, और इंडियन टोबैको कंपनी ITC द्वारा ई चौपाल का प्रारंभ किया गया। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये बन सकता है कि ई चौपाल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो IBD एंड ITC, इंटरनेट इंडियन टोबैको कंपनी एंड इंटरनेशनल बिजनेस डेवलपमेंट द्वारा ई चौपाल का प्रारंभ किया गया था। इस पहल से पर किसानों को मध्यवर्ती संस्थाओं की भागीदारी के बिना अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में सहायता की है। इससे अंततः किसानों को प्रभावित हुए बिना अपना सही लाभ कमाने में सहायता मिली है। ठीक है, ई चौपाल के माध्यम से। क्लियर? अगला आ जाता है ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल को पंचायतों के डिजिटलीकरण को मजबूत करने की दृष्टि से विकसित किया गया है। यह पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेख अनुप्रयोग है। यह ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट, ध्यान रखेंगे,
MMP के तहत पंचायत इंटरप्राइजेस सूट PES के हिस्से के रूप में विकसित अनुप्रयोगों में से एक है। ठीक है, ई पोर्टल के बारे में कुछ विशेषताएं जिसमें पंचायत प्रोफाइल आती है, जैसे कि चुनाव का विवरण है, किसी पंचायत की चुनाव का विवरण है, निर्वाचित सदस्यों आदि के साथ पंचायत प्रोफाइल को बनाए रखता है। ठीक है, इसके नियोजन के बारे में अगर बात की जाए तो कार्यों की योजना बनाने और योजना निर्माण को सुगम बनाता है। प्रगति रिपोर्टिंग है, यानी कि कह सकते हैं इसमें मतलब मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट की जाती है, यानी कि अनुमोदित गतिविधियों की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति को रिकॉर्ड करता है। लेखांकन के बारे में अगर बात की जाए तो PFMS एकीकरण के साथ कार्य आधारित लेखांकन और निधि व्यय की निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, और संपत्ति निर्देशिका के बारे में बात की जाए, सभी चल और अचल संपत्तियों को संग्रहित करता है और व्यय आधारित है, इसलिए 24 घंटे इस पे किसी भी टाइम पे आप जाके चेक कर सकते हैं। कौन सा पोर्टल था आपका? ई ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है, जैसे कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल का बेसिकली मैं बता देता हूँ आपकी लैंग्वेज में। ये ऑनलाइन पोर्टल है, सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसके संदर्भ में अगर बात की जाए तो ये ध्यान रखेंगे आप कि मिशन, यह ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया था तथा पंचायत इंटरप्राइज सूट के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। ठीक है, और आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी डिटेल है वो आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे देख सकते हैं। आपका जो सचिव होगा उसके द्वारा सारी डिटेल ये यहाँ पे अपलोड की गई होगी। ऑनलाइन है, 24 घंटे से सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं ई पंचायत क्या है। तो 2006 में राष्ट्रीय ई अवतार योजना NEJP के तहत राष्ट्रीय ई अवतार, ध्यान रखेंगे राष्ट्रीय ई अवतार योजना कब लॉन्च हुई थी, तो 2006 में हुई थी। तो ई अवतार योजना के तहत जो कि 2006 में लॉन्च हुई थी, सरकार ने भारत की ग्राम परियोजनाओं में सुधार के लिए कार्यशाला में क्षति की योजना बनाई। वर्ष 2018 में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिशन मूड प्रोजेक्ट के एक घटक के रूप में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ई पंचायत मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, और ई पंचायत मिशन का उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के माध्यम से जन भागीदारी को अंतिम कार्य करने में सक्षम बनाना है। ई पंचायत मिशन मूड प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो ई पंचायत कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत की ऑफलाइन जानकारी की अद्यतन जानकारी को लॉन्च करना है और इस प्रकार ग्रामों को कंप्यूटरीकृत करने में सक्षम बनाना है। ई ग्राम पंचायत मिशन मूड प्रोजेक्ट। ठीक है, का उद्देश्य जो है वो बेसिकली गांवों को डिजिटलाइज करना है, कुल मिला के बस ये है। ठीक है, सहायिका और आंतरिक कार्य प्रवाह, व्यवसाय का स्वचालन, सरकारी एजेंसियों की पोस्ट में सुधार, पंचायत व क्षमता का निर्माण। ई पंचायत मिशन के जो लाभ हैं वो क्या है, ऐसे राज्य जहाँ पंचायत ग्राम पंचायत की सूची पूरी तरह से लागू है, ग्राम पंचायत के बारे में सभी डेटा और जानकारी इंटरनेट के माध्यम से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आंध्र प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों में जहां ई पंचायत कार्यक्रम कुछ हद तक लागू हो चुका है, नागरिक कुछ सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं, जिसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, संपत्ति कर, पेंशन लाभ, रियासती लाभ, रियायती लाभ, ई स्वास्थ्य देखभाल, ई लर्निंग और ई कृषि विस्तार आदि शामिल है। ई पंचायत स्थापित करने वाले जो अग्रणी राज्य हैं, ध्यान रखेंगे तो सबसे पहला आ जाता है आपका गुजरात, देन पश्चिम बंगाल, उसके बाद कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा। इन राज्यों में कह सकते हैं कि पंचायत स्तर पर ई पहल की शुरुआत कर दी गई या ई पंचायत स्थापित हो चुकी है। ठीक है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल क्या है, ई चौपाल क्या है, ई पंचायत मिशन मूड प्रोजेक्ट क्या है, ई पंचायत मिशन क्या है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी जो ई गवर्नेंस पोर्टल द्वारा कह सकते हैं कि जो दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो क्या क्या है, नागरिक सेवाएं हैं, शैक्षिक सेवाएं हैं, परिवहन सेवाएं हैं, कृषि सेवाएं हैं। ठीक है, तो ये सेवाएं थी, इनके बारे में मैंने चर्चा की। बाकी कह सकते हैं कि गवर्नेंस के जो प्रकार थे वो कितने थे, G2C, G2G, G2C, G2B, G2E। ठीक है, ये गवर्नमेंट के कह सकते हैं कि गवर्नेंस के प्रकार थे। और पंचायतों में ई गवर्नेंस के लाभ के बारे में मैंने चर्चा की। और ई गवर्नेंस का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी जो कह सकते कि विषय क्या था वो मैंने सारा चर्चा किया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जहाँ पे मैंने बात की कि पंचायतों में ई गवर्नेंस की जो स्थापना है वो कैसे हो सकती है, क्या क्या होती है और क्या क्या उसके कार्य रहते हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।